अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स टुडेज़ लेक्चर इज़ अबाउट स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए। इस लेक्चर से पहले स्टूडेंट हमने ये देखा था कि व्हाट इज़ न्यूक्लिक एसिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है स्टूडेंट्स वो कैसे बना होता है। ओके, तो न्यूक्लिक एसिड में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड यूनिट से मिलकर बना होता है। ओके, तो अब न्यूक्लिक एसिड हमारे पास दो तरह के थे, डीएनए एंड अदर इज़ आरएनए। ओके, ये दोनों आरएनए और डीएनए जो हैं ये मतलब न्यूक्लिक एसिड होते हैं। ओके, और इन दोनों के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जिससे ये मिलके बनते हैं। ओके, यहाँ पे आपको स्टैंड नज़र आ रहा है, एक मैंने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ पे डीएनए का। ओके, ये प्रॉपर डीएनए, इसको भी हम देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। ओके, इससे पहले स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में कि जो इसकी केमिकल कंपोजिशन है डीएनए की स्टूडेंट्स वो कैसी होती है। ओके, अब जो डीएनए है स्टूडेंट्स वो क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ओके, टू टाइप के न्यूक्लिक एसिड थे हमारे पास, डीएनए एंड आरएनए। तो हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले डीएनए के बारे में। ओके, तो डीएनए एक्चुअली इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके, जैसे हमारे पास आरएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, इसी तरह हमारे पास जो डीएनए है वो भी न्यूक्लियोटाइड से बनता है। ओके, अब स्टूडेंट्स जो न्यूक्लियोटाइड होता है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था कि क्या होता है, इज अ पॉलीमर यूनिट ऑफ न्यूक्लिक एसिड और इज पॉलीमर यूनिट ऑफ डीएनए। ओके, अब न्यूक्लियोटाइड जो है वो तीन चीज़ों से मिलके बनता है। ओके स्टूडेंट्स, इस चीज़ पे भी आपने ध्यान देना है। ठीक है, इसमें क्या होता है स्टूडेंट, इसमें होती है नाइट्रोजिनस बेस। ओके, नाइट्रोजिनस बेस, पेंटोज शुगर, एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। ओके, फॉस्फेट ग्रुप। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नाइट्रोजिनस बेस के बारे में, तो नाइट्रोजिनस बेस स्टूडेंट्स हमारे पास दो तरह की नाइट्रोजिनस बेस होती है। वन इज पायरिमिडीन, ओके, और सेकंड इज प्यूरीन। ओके, पायरिमिडीन एंड प्यूरीन दो नाइट्रोजनस बेस होती है जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर मौजूद होती हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि जो पायरिमिडीन बेस है वो होती है सिंगल रिंग बेस। ओके, पायरिमिडीन इज अ सिंगल रिंग, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था, और प्यूरीन इज अ डबल रिंग। ओके, ये होती है डबल रिंग, यानी कि पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर छोटा होता है और प्यूरीन का स्ट्रक्चर थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम डबल रिंग, लाइक ये एक रिंग है, ठीक है, और इस तरह से डबल रिंग होती है। ओके, और पायरिमिडीन जो है स्टूडेंट्स वो सिर्फ सिंगल रिंग बेस होती है। ओके, तो ये चीज़ भी हमने ध्यान में रखनी है। ओके, तो नाइट्रोजनस बेस हमारे पास टू टाइप्स की होगी, पायरिमिडीन एंड प्यूरीन। और अब जो नाइट्रोजनस बेस है वो होती क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। ओके, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ये चार बेसिस हैं जो कि डीएनए न्यूक्लियोटाइड के अंदर अरेंज होती हैं। ओके, ये वाली जो है वो नाइट्रोजनस बेस है स्टूडेंट्स। ओके, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको वन बाय वन भी बता दिया, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन, ये हमारे पास बेसिस हैं। ओके, एंड नेक्स्ट है पेंटोज शुगर। अब पेंटोज शुगर क्या चीज़ है स्टूडेंट्स कि इट इज़ अ 5 कार्बन शुगर। ठीक है, हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के अंदर के जो पेंटोज शुगर है उसमें हमने एग्जांपल देखी थी कि ये जो शुगर है पेंटोज, ये राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। ओके, तो यहाँ पे जो पेंटोज शुगर है स्टूडेंट वो क्या होती है, 5 कार्बन, यानी कि कार्बन के इसके अंदर 5 एटम होते हैं जिससे ये मिलके बनी होती है पेंटोज शुगर। ओके, अदर इज फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड जो है, फॉस्फेट ग्रुप इस पे अटैच होता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर, और ये तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाती हैं स्टूडेंट्स, एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं। ओके, अब ये एक न्यूक्लियोटाइड क्या, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है। ओके, अब ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ते रहेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, एक हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए बन जाएगा। ओके, फॉर एग्जांपल ये हम इस पे एन लिख देते हैं ताकि ये रिप्रेजेंट करे न्यूक्लियोटाइड को, कि ये इस तरह से लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि हमने पढ़ा था प्रोटीन के अंदर कि क्या होता है,
अमाइनो एसिड जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं तो वो क्या बनाएंगे, डीएनए और आरएनए। ओके, अब ये एक लॉन्ग चेन है, अब एक चेन नहीं होगी, न्यूक्लियोटाइड की 2 चेन होगी, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड डबल चेन होगा। ओके, इस तरह से, क्योंकि डीएनए डबल रिंग है। आप लोग डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि आपको डीएनए का जो है वो 2 हेलिकल या 2 स्ट्रैंड नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह ये जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये भी 2 स्ट्रैंड इसके होते हैं। ओके, और ये इस तरह जुड़ते हैं और जुड़ के ये पूरा एक डीएनए मॉलिक्यूल बना लेते हैं। और इसके अंदर जो लिंक होता है, यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ता है स्टूडेंट, उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज और बॉन्ड। ओके स्टूडेंट, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज और बॉन्ड जो है वो क्या होता है, डीएनए चेन में मौजूद होता है। ओके, अब ये जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है, ये क्या करेगा, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ेगा और इस तरह लॉन्ग स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड का बन जाएगा। और ये 2 स्ट्रैंड्स होंगे तो ये 2 स्ट्रैंड जो है वो डीएनए कहलाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो, जो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो न्यूक्लियोटाइड है स्टूडेंट्स, ठीक है, इनके न्यूक्लियोटाइड हमारे पास जुड़ते हैं और क्या बन जाता है, डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं इसके मज़ीद स्ट्रक्चर्स के बारे में, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड आप लोगों ने देख लिया, अब हम देखते हैं कि जो डीएनए है स्टूडेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। अब हम ये देखेंगे कि जो डीएनए है उसके अंदर कौन से न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, क्योंकि डीएनए एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो डीएनए जो है 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड से मिलके बनता है, 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ओके स्टूडेंट्स, 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए में 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होते हैं, आप लोग ये भी नोट डाउन कर लेंगे और ये इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। ये हमारे पास है DAMP, DCMP एंड DGMP, DTMP। ओके, तो ये 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड होते हैं। अब ये इसको हम क्या बोलते हैं, डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट, डी ग्वेनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड डी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। ओके, तो ये जो 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स है ये डीएनए के अंदर जुड़ते रहेंगे, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बना देंगे विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, और एक लॉन्ग स्ट्रैंड या लॉन्ग चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड बनती रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है उसमें हमने देखा कि ये जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है उसकी लिंकेज होती है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से। ओके स्टूडेंट्स, अब और अगर फॉर एग्जांपल एक हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है, लाइक हमारे पास ये वाला जो है वो न्यूक्लियोटाइड है, एक न्यूक्लियोटाइड, ये 2 न्यूक्लियोटाइड, अगर 2 न्यूक्लियोटाइड होंगे, 2 न्यूक्लियोटाइड विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज आपस में जुड़ेंगे या जो इनकी लिंकेज होगी उसको हम क्या कहेंगे, डाई न्यूक्लियोटाइड। ओके, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, डाई न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह अगर यही हमारे पास 3 न्यूक्लियोटाइड होंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे, ट्राई न्यूक्लियोटाइड। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे डाई न्यूक्लियोटाइड की बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपके सिलेबस में भी बताई हुई है, NAD इज एन एग्जांपल ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, निकोटीन, अमाइड, एडिनिन जो है वो हमारे पास ये होता है। ओके, तो अब ये जो न्यूक्लियोटाइड है, निकोटीन, अमाइड, एडिनिन, डाई न्यूक्लियोटाइड क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट कोएंजाइम है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक कोएंजाइम है। अब आपको पता होगा ये कोएंजाइम कहाँ यूज़ होता है, अगर हमने पढ़ा है अपने मैट्रिक में, तो ये NAD कोएंजाइम है। किस रिएक्शन में इस्तेमाल होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में। ओके, जितने भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं सारे के सारे विद द प्रेजेंस ऑफ NAD होते हैं। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एक कोएंजाइम है। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल आप लोगों ने नोट कर लेनी, क्योंकि ये डाइन्यूक्लियोटाइड है और ये आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है इसके बारे में। ओके, तो नेक्स्ट हम स्टूडेंट्स बात करते हैं कि हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था चारगाफ। इसने 1951 के अंदर हमें बताया था। ठीक है, चारगाफ का हम यहाँ पे थोड़ा सा काम जो है वो देख लेते हैं। तो इसने स्टूडेंट्स 1951 में बताया था कि जो साइटोसिन होती है वो इक्वल होती है जी के, और जो एडिनिन होती है वो इज इक्वल टू होती है टी के। ठीक है, यानी कि साइटोसिन इज इक्वल टू ग्वानोसिन या गुआनिन, ओके, और एडिनिन इज इक्वल टू थायमीन। ओके, अब ये इक्वल क्या, इक्वलिटी क्या बता रहा है स्टूडेंट? वो बता रहा है इनकी रेशियो। ठीक है, यानी कि जो डीएनए मॉलिक्यूल में जितनी रेशियो जो है वो साइटोसिन की होगी उतनी ही रेशियो ग्वानिन की होगी, और जितनी रेशियो एडेनिन की होगी उतनी ही रेशियो थायमीन की होगी, या थायमिडीन हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, तो इनकी जो रेशियो है वो इक्वल होगी, ओके, डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रोजलिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थी जिसने एक्सरे डिफ्रैक्शन से डीएनए के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था। ठीक है, तो फ्रैंकलिन ने हमें बताया था कि डीएनए का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स इस आपके सिलेबस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो हमारा जो क्वेश्चन है वो है वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए पे। ओके, तो वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहाँ पे वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए पे। ठीक है, वाटसन क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स वाटसन एंड क्रिक दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर काम किया था और उन्होंने एक्चुअल डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो बताया था। अब इन्होंने क्या कहा था कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो 2 न्यूक्लियोटाइड चेन से मिलके बनता है। ओके, तो इन्होंने क्या कहा था? डीएनए मॉलिक्यूल मेड ऑफ 2 polynucleotide चेन, न्यूक्लियोटाइड चेन, यानी कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड इसका मतलब होते हैं। जैसे ये मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया हुआ है। ठीक है, ये 2 चेन है 1 और 2, और ये जो चेन है स्टूडेंट्स ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। ओके, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से बना है, और ये 2 स्ट्रैंड और 2 चेन जो है वो कॉइल जो है वो होती हैं। ओके, इसको हम चेन भी कहते हैं और अदर स्ट्रैंड भी कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 2 चेन और स्ट्रैंड coil to each other and form helix। तो ये क्या बनाते हैं? एक हेलिक्स बनाते हैं, जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है। यानी कि जब ये कॉइल करते हैं, आपस में ट्विस्ट करते हैं इस तरह से, जब ये सर्कुलेशन में घूमते हैं या क्लॉकवाइज ये घूमते हैं इस तरह से, तो वो घूम के क्या बनाते हैं? एक हेलिक्स नुमा स्ट्रक्चर जो है वो डिवेल्प करते हैं। ओके, एंड बोथ स्ट्रैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बोथ स्ट्रैंड एंटी पैरेलल। ठीक है, एंटी पैरेलल का क्या मतलब होता है कि एक स्ट्रैंड, फॉर एग्जांपल यहां पे मैं बना देती हूं थोड़ा सा 1 और 2, लाइक ये है 3' और ये है 5' और 5' to 3'। ठीक है, इससे क्या पता चला स्टूडेंट्स हमें कि फॉर एग्जांपल आप फर्ज करें जो लाइन मैंने लगाई है ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, तो 5 to 3 और अदर स्ट्रैंड या अदर चेन क्या होगा? 3 to 5' होगा। यानी कि ये बोथ स्ट्रैंड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि इनकी जो डायरेक्शन है वो एंटी पैरेलल होती है। और इन्होंने हमें क्या बताया था कि अब इनके अंदर क्या है, ये देखें, ये आपको बेसिस नजर आ रही हैं। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है AGCT, ये क्या है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन। तो ये सारी क्या थी? नाइट्रोजीनस बेस थी। ओके स्टूडेंट, ये बेस है। अब ये बेस क्या होती हैं?
जुड़ी होती हैं और आप देख रहे हैं ए किसके साथ कंबाइन हो रहा है, टी के साथ, जी किसके साथ कंबाइन हो रहा है, सी के साथ, सो ऑन। इसी तरह ये ए, टी, सी और जी का जो है वो बॉन्ड बनता जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि क्या है हमारे पास, टी ऑलवेज जो है ज्वाइन विद ए एंड सी ऑलवेज ज्वाइन विद जी। अब यहाँ पे हमने देखना है कि ये इनके दरमियान में बॉन्डिंग होती है। ओके स्टूडेंट्स, ए हमेशा टी के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और सी हमेशा जी के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाती है। अब इन बॉन्ड की नेचर क्या होती है ये भी जानना हमारे लिए यहाँ पे ज़रूरी है। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है इनकी जो नेचर है वो क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं 2 हाइड्रोजन बॉन्ड एडेनिन एंड थाइमीन के दरमियान में होते हैं और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड साइटोसिन एंड गुआनिन के जो है वो दरमियान में बनते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते तो वीक हैं क्योंकि अब आपको पता है कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान या किसी एटम के दरमियान तो वो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जितना ज़्यादा बॉन्ड बढ़ते जाएंगे, लाइक डबल बॉन्ड हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, तो वो थोड़ी वीक होती जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, और अब हम थोड़ा सा चलते हैं स्टूडेंट्स इसकी डायग्राम की तरफ। ठीक है, तो डायग्राम में हमें क्या इन्फॉर्मेशन है आप लोग देख सकते हैं, और से मैं थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ ताकि हमें इजीली नज़र आ सके। ओके स्टूडेंट्स, अब क्लोज करने से यहाँ पे थोड़ा सा मेरा जो एंटी पैरेलल डायरेक्शन थी वो थोड़ी सी हो गई है, छुप गई है, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि एक स्ट्रैंड 5 to 3 और एक 3 to 5 चलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं स्टूडेंट ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर्स है इसका। ओके, और इस डबल हेलिकल में आपको नाइट्रोजनस बेस, शुगर फॉस्फेट बैकबोन, यानी कि ये जो है वो शुगर फॉस्फेट का ब्रिज है। ठीक है, जो इस मॉलिक्यूल को मजीद स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, एंड दिस इज अ बेस पेयर्स। ठीक है, यानी कि पेयर, अब यहाँ पे हमने प्रीवियस में बात की थी कि ए हमेशा टी के साथ पेयर करता है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, और ए और टी के दरमियान कितने बॉन्ड बनते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ओके, ये बेस पेयर्स हैं इसके। और यहाँ पे ये एक जो है जिसको हम मेजर ग्रुप बोलते हैं, यानी कि एक मेजर ग्रूव जो बड़ी वाली ग्रूव है, ये देखिए ये ट्विस्ट करता है तो एक टर्न जो है ये थोड़ा बिग साइज में आता है, तो उसको हम मेजर ग्रूव बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, और यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे ट्विस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों जो ब्रिज है इनका फासला थोड़ा नज़दीक है। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको हम बोलते हैं माइनर ग्रूव। ठीक है, ये हमारे पास क्या आती है, माइनर ग्रूव, एंड दिस इज मेजर ग्रूव। ओके, तो अब और इसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन इसकी होती है एंटी पैरेलल टू ईच अदर 3' to 5'। थोड़ा सा मैं अब इसको दूर कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को इसकी जो डायरेक्शन है वो भी नज़र आ सके। ठीक है, तो ये देखें मैंने यहाँ पे बनाई हुई है 3 to 5 और 5 to 3' की इसकी जो है वो डायरेक्शन होती है इस मॉलिक्यूल की। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे अब हम स्टूडेंट आपको मैं एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर और बना के दिखा देती हूँ, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी उसमें। ओके, तो यानी कि इनकी जो बॉन्डिंग है किस तरह से ये, अब ये तो एक मॉडल है हमारे पास। ठीक है, एक्चुअल इनकी बॉन्डिंग हमारे पास क्या होती है वो भी यहाँ पे हम बना लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बनाते हैं सबसे पहले नाइट्रोजनस बेस, क्योंकि बीच में आ रही है नाइट्रोजनस बेस। ओके स्टूडेंट, तो हम थोड़ी सी यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। ये भी इम्पोर्टेंट आपका स्ट्रक्चर है, इससे समझने में आपको ज़्यादा आसानी होगी। यानी कि अकॉर्डिंग टू वाटसन एंड क्रिक मॉडल ही हम ये थोड़ा सा स्केच इसका बना रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इनका नाम लिख लेते हैं, यानी कि जो भी हम यूज़ करें, फॉर एग्जांपल ए, सी, जी एंड टी। तो ऑपोजिट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, आपको पता है क्या आएगा कि ए के सामने हमेशा टी, सी के सामने जी, जी के सामने सी एंड टी के सामने ए। और बॉन्डिंग कर लेते हैं, इनके दरमियान डबल बॉन्डिंग होती है। सी और जी के दरमियान क्या होती है, ट्रिपल बॉन्डिंग। फिर सी और जी आया है तो फिर बी ट्रिपल बॉन्डिंग एंड देन डबल बॉन्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके साथ क्या होता है, अब हमने पीछे पढ़ा था कि जो न्यूक्लियोटाइड है वो किससे मिलके बनता है, 3 यूनिट से मजीद इसके अंदर होते हैं। ये तो हमने बना ली क्या, नाइट्रोजनस बेस बना लिए। अब हमें क्या चाहिए, हमें अभी पेंटोस शुगर चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम बनाते हैं पेंटोस शुगर, ये बाद में जोड़ूंगी। यहाँ पे पेंटोस शुगर बनाते हैं हम, सिंपल सी बनाएंगे। ठीक है, ताकि 5 कार्बन है तो ये मैंने 5 इसके कोने बना दिए। ओके,
तो ये शुगर है तो हम इसको एस बना लेते हैं। ओके स्टूडेंट, अब शुगर यहाँ पे अटैच होती है हमारी नाइट्रोजनस बेस के साथ। ओके, और शुगर के साथ और क्या चीज़ होती है? फॉस्फेट। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम बनाएंगे फॉस्फेट। मैं सिर्फ पी से इसको डोनेट कर रही हूँ। तो ये क्या बन रही है? फॉस्फेट बैकबोन। ओके स्टूडेंट, तो ये फॉस्फेट अटैच होती है किसके साथ? शुगर मॉलिक्यूल के साथ, जो इसकी बैकबोन बनाती है, लाइक ये वाली चीज़। ठीक है, इसके अंदर शुगर आई, फिर इसके अंदर नाइट्रोजनस बेस आई। इसी तरह हम इधर भी बना लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने इसकी जो ऑक्सीजन है इसका ऊपर की तरफ है, ये देखें यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, आपको पता है 5 कार्बन शुगर, अगर आपको प्रीवियस में याद होगा इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, और हम यहाँ पे इसको उलट बनाएंगे। क्यों उलट बनाएंगे इसको? क्योंकि ये एंटी पैरेलल स्ट्रैंड क्या है स्टूडेंट्स? एंटी पैरेलल है। तो हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह बनाएंगे थोड़ा सा। ठीक है, अब आपको आगे समझ आ गई होगी कि एंटी पैरेलल किस तरह से होता है ये। ओके, इसको भी हम सेम इसके साथ अटैच कर दिए। थोड़ा दूर बन गई है मुझसे, कोई बात नहीं, समझने के लिए है। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्या आया हमारे पास? सॉरी, यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था आपको, ये देखें इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरफ भी क्या बना लिया? ये थोड़ा सा कैमरा मेरा हो गया था ख़राब, तो यहाँ पे दोबारा देख लेंगे। मैंने इस तरफ भी ये शुगर बना दी, इसको उलट बनाई। यहाँ पे ऊपर की तरफ ऑक्सीजन है और यहाँ पे ऑक्सीजन नीचे की तरफ है। ठीक है, इनके यहाँ पे सीधी थी तो यहाँ पे उल्टी आ गई। क्यों? क्योंकि ये क्या है कि एंटी पैरेलल है ये। ओके, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? फॉस्फेट आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे इधर आएगा, थोड़ा सा मुझसे ये चेंज हो गया। ओके, तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करेंगे, ये हमारे पास 5' to 3' है और ये 3 to 5। तो इस तरह क्या हो गया? ये दोनों स्ट्रैंड एंटी पैरेलल टू ईच अदर हो गए। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं स्टूडेंट, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये वाला। ठीक है, और एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ अटैच हो रहा है। ये देखें ऐसे, यहाँ पे ऐसे आना था, ऐसे। ओके, तो ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह क्या होता है कि डबल चेन होती है न्यूक्लियोटाइड की, जो कि नाइट्रोजनस बेस इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग की मदद से जोड़ते हैं और ये 2 स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाते हैं और डबल चेन ऑफ और डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल बन जाता है। ओके स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर नोट डाउन कर लें। 4 नंबर का ये भी आपका क्या है? लॉन्ग क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्टूडेंट्स अगर बात करें डीएनए मॉलिक्यूल्स की, यानी कि अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, यहाँ पे ये भी थोड़ा सा समझ लें आप चीज़, अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होता है? किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर डीएनए उतने ही होते हैं, सॉरी, किसी भी सेल के अंदर डीएनए उतने ही होते हैं जितने कि उस सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन। ठीक है, अब हम ह्यूमन की मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे देती हूँ। ह्यूमन के अंदर आप सबको पता है कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, अब हर सेल के अंदर, फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन के सेल की बात करें, लाइक स्किन सेल, ठीक है, मसल सेल, ठीक है, तो इस तरह, ठीक है, बोन सेल की आप बात कर लें, किसी भी सेल की बात कर लें। ओके, तो ये फॉर एग्जांपल हमने 2 सेल यहाँ पे लिखे। अब इनके अंदर कितने
क्रोमोसोम होंगे, 46 क्रोमोसोम होंगे और उतने ही डीएनए के मॉलिक्यूल होंगे। इनको हम स्टूडेंट्स कहते हैं, आप सबको पता है, सोमैटिक सेल। ठीक है, अब सेल की 2 टाइप्स होती है, सोमैटिक सेल एंड जर्म सेल। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जर्म सेल की। अब जर्म सेल क्या होते हैं स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा, वो सेल जो रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। फॉर एग्जांपल एग एंड स्पर्म, एग फीमेल पार्टनर में और स्पर्म मेल पार्टनर के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, अब एग और स्पर्म सेल चूंकि जर्म सेल हैं और जब भी ये रिप्रोडक्शन में जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है, तो उसमें पेरेंट जो है वो दोनों ही डोनेट करते हैं। फीमेल पार्टनर जो है वो क्या करेगा, एग डोनेट करेगा एंड स्पर्म जो है मेल पार्टनर से आएगा, तो देन यहाँ पे 46 सेल बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे 23 और 23 क्रोमोसोम। तो स्टूडेंट इससे क्या पता चला आपको कि जो जर्म सेल हैं उनके अंदर क्रोमोसोम हाफ होते हैं एज कंपेयर टू सोमैटिक सेल। सो इसी तरह उसके अंदर डीएनए मॉलिक्यूल भी क्या हुए, हाफ हो गए एज कंपेयर टू सोमैटिक सेल। तो दोनों पार्टनर से मिलेंगे तो 46 वो हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, इन जर्म सेल के अंदर हाफ डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं एज कंपेयर टू सोमैटिक सेल, बिकॉज दिस इज हाफ, यानी कि माइटोसिस और मियोसिस जब होती है तो ये रिड्यूस हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने देखा कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो तो आप मुझसे लाजमी कॉन्टैक्ट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और आप लोग अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली मेरी वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। ओके, इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।